हेलो दोस्तों, कैसे आप? अच्छे होंगे। अब तक मैं अपने टोटल 3 वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है। सबसे पहले मेरा परिचय, माई सेल्फ। मेरा नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक सिंह है और पिछले 15 साल से मैं कंपटीशन लाइन में हूँ। तो मुद्दे पर आ जाए। मुद्दे पर आने पर हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं राजस्थान टीआरए वैकेंसी। अब हो क्या रहा है बच्चों कि चारों तरफ टीआरए 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 2020 राजस्थान टीआरए क्या हल्ला मचा हुआ है। कई स्टूडेंट ने मेरे से कॉल भी किया, मेरे को रिप्लाई में भेजा कि सर आप एक बार एक टीआरए से रिलेटेड हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करो। तो मैं आज अपना वीडियो इसी पर ही लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं जितना कवर कर सकता हूँ उतने मैंने आपके क्वेश्चंस को कवर किए हैं। दूसरा ये बेटा, ये जो टीआरए में मैं जो आप लोगों को आंसर्स बताऊंगा वो मेरे अपने विचार हैं, मेरी समझ है, मेरी नॉलेज है। आप उसके अंदर ये मत सोचना कि ये कंफर्म है, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। ये मेरे अपने विचार है और मेरे को जो नॉलेज है मैं वो बस शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ, जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, अखबार हो गया प्लस जो भी आरपीएससी की साइट हो गई या जो भी सरकारी तंत्र के वेबसाइट्स हो गई, उनसे जो मुझे जानकारी मिलती है बस मैं वही लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करें बेटा। आपकी क्वेरी जो मेरे से आई वो आई कि सर टीआरए वैकेंसी आ रही है क्या, दूसरा कब आने वाली है, कितनी पोस्ट है, कौन कौन आवेदन के लिए योग्य है, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने नंबर का पेपर होगा, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, वगैरह वगैरह। तो आज उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बच्चे टीआरए टीआरए करते हैं, टीआरए का मतलब क्या होता है? टीआरए होता क्या है? टीआरए टीआरए टीआरए। तो मेरे ख्याल से जो कई बच्चे हैं जो टीआरए बोल रहे हैं उनको टीआरए का मालूम नहीं। हाँ, 80-90% को मालूम होगा, 80-90% को। 10% को तो पता ही नहीं होगा कि टीआरए होता क्या। तो बेटा मैं बता दूं, टीआरए का पूरा नाम है तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। वापस से सुनना, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, हिंदी में तहसील राजस्व लेखाकार, ये इसका मतलब होता है। पहले पता तो हो कि टीआरए होता क्या है। अब अगली चीज़ कि हम बच्चों ने, आपने, मैंने ये एक न्यूज़पेपर में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया था वो देखा होगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने देखा होगा। जून फर्स्ट वीक में आया था शायद, ये एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है बट ये जून फर्स्ट वीक के आसपास था। ऐसा कुछ अखबार में आया था, लॉकडाउन में फंसी 3585 पदों की 4 भर्तियां शुरू होगी, सिफारिशें भेजी। अब इतना बड़ा तो अपने काम का नहीं है, अपने काम का है जो मैंने रेड से सर्कल कर रखा है, इंपॉर्टेंट कर रखा है, राजस्व विभाग में तहसील राजस्व लेखाकार 124। बस इसी पर ही मैं आज का जो नॉलेज दे रहा हूँ। तो जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो 4 भर्तियां हैं इसकी सिफारिशें भेजी जा चुकी है, यानी ये एग्ज़ाम आगामी अवधि में करवाए जाने की संभावना है। एक्चुअली में जिन जिन पदों के लिए ये वैकेंसियां करवाई जा रही है वहाँ पर कुछ पद खाली होंगे, तो वैसे ही आपके टीआरए के कितने पदों की वैकेंसी संभावित है? 124, 124। इसका मतलब बेटा पाइपलाइन में तो है, पाइपलाइन में है। अब बात आती है कब आएगी, तो बेटा ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता बेटा कब आएगी, बिल्कुल भी मैं नहीं बता सकता। गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन इशू होते हैं, एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होती है और एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो वो गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल से काम करता है। तो इसकी डेट कब की है ये मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, संभावित है, आने की पूर्ण संभावना है। अगली चीज़,
एक और संभावना है वो जो मैंने इसके नीचे लिख रखी है बेटा, नीचे लिख रखा है कि अनुमान है कि ये भर्ती RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करेगा। संभावना है बेटा, इट मे बी पॉसिबल RPSC बोल रहा हूँ मैं, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक है RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो संभावना है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसको करवाएगा, RPSC भी करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कुछ ज़्यादा है। अब एज लिमिट मेरे अकॉर्डिंग इसकी एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल, और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। मेरे अनुसार है, इट में भी पॉसिबल न्यूनतम आयु नोटिफिकेशन में 18 साल कर दे वगैरह, बट मेरे अकॉर्डिंग 21 साल इसमें रहेगा। देन अगली बात क्वालिफिकेशन में बेटा आदमी ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो कोई से भी संकाय का हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बीटेक हो, ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। साथ ही उसके पास में एक चीज़ और होनी चाहिए, वो है कि उसके पास RCIT की सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर में उच्च डिग्री होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी जो बच्चे सोचते हैं कि आफ्टर 12th भी दिया जा सकता है, तो नो, आफ्टर 12th नहीं है, आफ्टर ग्रेजुएशन है, प्लस RSCIT का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, ओके। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैंने जो सोचा है वो मैं बता रहा हूँ। टोटल 2 पेपर होंगे, हर पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 450 नंबर का पहला पेपर, 450 नंबर का दूसरा पेपर। पहले पेपर में 2.5 घंटे का टाइम, दूसरे पेपर में 2.5 घंटे का टाइम। हर क्वेश्चन का मार्क्स मैं बता ही चुका हूँ, 3 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। ये ब्रीफ है। तो बेटा अभी तक जो आपको पता चला वो है TRA का पूरा नाम क्या है, कितने पद हैं, संभावना है कौन इसे करवाएगा, एज मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, पेपर का पैटर्न कैसे होगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पेपर का पैटर्न भी हो गया, ये बताइए पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो बेटा पेपर में ये सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान है, दैनिक ज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर है, ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। अब बात आती है कि सर दैनिक ज्ञान में, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राजस्थान से रिलेटेड ही होगा, मेरे अकॉर्डिंग संभावना है 2.5 घंटे का। दूसरा पेपर जो वो बात कर रहे थे उसमें भी 6 सब्जेक्ट है, जिसमें बुक कीपिंग है, बही खाता, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एक में ही आ रहा है, बिजनेस मेथड है, व्यावसायिक पद्धति है, ऑडिटिंग है, लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग लिखना चाहिए था यहाँ पर, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स है, RSR है, GF&R है। तो ये रहेंगे, मैं बता ही चुका हूँ, 2.5 घंटे के पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये मैंने RPSC का ही सिलेबस आपके सामने रखा है। तो संभावना यही है कि RPSC के ही सिलेबस के बेसिस पर ये एग्ज़ाम पूरा होगा। तो जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब कई बच्चे मेरे पास वापस में कमेंट करेंगे, सर ये बताओ ये कब आई। तो उन बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा अकाउंट्स में एक टर्म आती है, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो अकाउंट्स में एक टर्म आती है, प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी। प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी नॉलेज भी दे रहा हूँ आपको आज। प्रोविज़न क्या होता है और कंटिजेंसी क्या होती है। प्रोविज़न मतलब प्रावधान, कंटिजेंसी मतलब संदिग्धता। तो दोनों में एक बारीक सा फर्क है, मैं उसी के बेसिस पर इसको समझाता हूँ। जब बेटा किसी घटना को घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना 50, क्या बोला मैंने, 50% तक हो, कितने परसेंट तक, 50% तक हो, तो वो होती है कंटिजेंसी। और 50% से ऊपर हो, मोर देन 50%, तो बेटा ये होता है प्रोविज़न। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ कंटिजेंसी नहीं है, यहाँ प्रोविज़न है। यहाँ घटना के घटने की संभावना
मोर देन 50% है, यानी आने की संभावना जो है वो न आने की संभावना से बहुत बहुत ज़्यादा है। और बेटा प्रोविज़न जब होता है तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे उसकी एंट्री करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तुम क्या सोच रहे हो, प्यास लगने पर ही कुआं खोदोगे? प्यास लगने पर ही कुआं खोदोगे? आज डे 1 से तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट 12-12 सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी करोगे? तो फालतू का दिमाग खराब ना करें और डे 1 से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जीतेगा वही जिसकी तैयारी हो चुकी होगी नोटिफिकेशन आने तक। क्योंकि 12 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में पढ़ने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप लोग इसकी तैयारी डे 1 से करें, यदि आपके पास में तैयारी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो साइड बाय साइड इसको देख सकते हैं, बट आप यदि कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं तो आज ही इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से स्टडी करना चालू कर दें। और इस भरोसे में ना रहें, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी तब तो सभी लोग तैयारी करेंगे। आज कौन तैयारी कर रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो मैंने न्यूज़पेपर से और जो भी आरपीएससी या दो आपके वेबसाइट्स हैं वहाँ से मैंने डिटेल इकट्ठा करके दी है, जो सिलेबस वगैरह है। इसमें जो न्यूज़पेपर में आया था तो कई बार ऐसा लगा था, सभी लोगों को ऐसा लगा था कि ये शायद वैकेंसी आने ही वाली है, लेकिन अब देख लीजिए आप, 1 महीना 1.5 महीना पूरा होने को आ गया बट नहीं आई। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो तैयारी करेगा वही इसमें सेलेक्ट होगा। ठीक है, देन एक छोटी सी चीज़, मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों को, तो जाते जाते उनके भी सॉल्यूशन दे जाएं। हाँ, बच्चों को इंतज़ार रहता है कि हमने जो क्वेश्चन सर को क्वेश्चन के आंसर जो सर को बताए हैं वो सही थे या नहीं थे। तो जो बच्चे एक्चुअली में मेरे क्वेश्चंस को करके मुझे फीडबैक देते हैं, मैं उनका नाम भी बताता हूँ। एक क्वेश्चन था बेटा, वित्तीय वर्ष के अंत में जिसके दौरान 2 लाख रुपए का विक्रय हुआ और अंतिम स्टॉक का मूल्य 10,000 है, यह है। तो बेटा पिछले लेक्चर में मैंने लेन देन और घटना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बारे में बताया था। वहाँ मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी कि बेटा यदि कोई ट्रांजैक्शंस साल के एंड में होती है और उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर भी पड़ता है तो वो दोनों चीज़ें लेन देन और घटना में कवर हो जाएगी। तो 2 लाख का जो माल बेचा वो ट्रांजैक्शन हो गई और अंतिम स्टॉक जो बच गया वो घटना हो गई। तो इसका आंसर होगा बेटा लेन देन एवं साथ ही एक घटना, आंसर होगा सी। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता, आपने क्वेश्चन करवाया था जिसमें तो आपने सिर्फ इसको एक घटना बोला था। मैं उसी क्वेश्चन पर आपको ले जाता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था। 31 मार्च 2006 को 2,000 रुपये मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद 10,000 का अंतिम स्टॉक बचा रह गया। अब आगे पढ़ो आप, यह माल का बचना, इसका आंसर तो घटना ही होगा। हाँ, ये यदि इस क्वेश्चन में कहता यह माल का बचना की जगह बोलता यह है, तो आप बोलते लेन देन भी है और घटना भी है। 2,000 तो माल का विक्रय यानी सेल ऑफ गुड्स, वो लेन देन हो गया। 10,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो घटना हो गया। तो इसका आंसर सी हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह माल का बचना क्या है? तो मुझे बताइए, इसका आंसर जो होगा वो केवल और केवल क्या होगा, घटना होगा। लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये जो 10,000 का बच गया वो क्या है, बस यह है। तो यह है तो क्या है, लेन देन भी है और घटना भी है। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का दिया था। 31 दिसंबर 2005 को अशोक लिमिटेड परचेज ए मशीन फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर ₹1,75,000। दिस इज, तो 31 दिसंबर साल के एंड के दिन आप मशीन खरीद रहे हो।
ये ट्रांजैक्शन है, और बताइए बैलेंस शीट में ये मशीन बची भी रह जाएगी तो ये इवेंट भी है। तो आंसर क्या होगा? डी, बोथ ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, यानी ये लेन देन भी है और घटना भी है, क्योंकि ये ईयर एंड को मशीन खरीदी जा रही है, तो मशीन खरीदना लेन देन हो गया, मशीन का बच जाना घटना हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस थे होमवर्क के वो मैंने बताए। गार्नर वर्सेस मरे सब बच्चों ने लगभग सही बताया। 1904 है 1904। तो बेटा क्वेश्चन तो आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब बात आती है कि सर उन बच्चों के नाम बताए जाएं जिन्होंने इनके सही जवाब दिए। तो बिल्कुल बिल्कुल उनके नाम बिल्कुल बताने चाहिए, तो मैं नाम बता देता हूँ। उनके नाम है, एक तो है मिस्टर अभिषेक पारिक, एक है भावेश कुमार, एक मिस गायत्री शर्मा, राजेश चौधरी जी, राकेश मीना, सिद्धार्थ मिश्रा, धीरज, मिस्टर आरएस और सुभाष, मिस्टर सुभाष। तो ये लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिए। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 आप वीडियो देखें और उसका आंसर दें, तभी मतलब है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त विदा लेता है। धन्यवाद।